भौतिक विज्ञान में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रैक्टिस कम होने के कारण वो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न को मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा और जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके समय का बचत भी हो। साथ ही साथ दोस्तों, ये 300 या 400 प्रश्नों का एक सीरीज होगा। आज मैं 75 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, लेकिन टोटल मैं 300 से 400 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप जल्दी जल्दी ऑप्शन देख लेंगे, मैं केवल सही ऑप्शन ही बताऊंगा। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ देता है कि जो जल सैनिक होते हैं या नौ सैनिक जो होते हैं वो किस यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी ऑप्शन सोनार रहता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा, सोनार। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों द्वारा किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा राडार। रेडियो तरंगों द्वारा किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। आप सुन करके बार बार इसको याद करने की कोशिश करेंगे, इसको टालने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि ऑडियोमीटर, इसमें ऑडियो नाम ही है, तो ऑडियोमीटर आराम से आपको याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु के वेग गति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो आप जानते हैं वायु कहीं भी जा सकती है, एनी प्लेस, तो एनीमोमीटर। इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। वायु का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न है, अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ये ज़्यादातर रटने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, जहाँ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहाँ प्रश्नों को समझाऊंगा भी। अगला प्रश्न है, क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन। अगर दिशाओं का त्वरित मापन करना है तो कौन सा यंत्र का इस्तेमाल होगा? वो है टैक्योमीटर। अगला प्रश्न है, जो सूर्यातप होता है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो ध्यान देना है, पायरोमीटर। सूर्यातप को मापा जाता है किससे? पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब, प्रेशर ऑफ गैसेस मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, मैं नहीं, ठीक है, मैनोमीटर। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र है? ये बहुत प्रसिद्ध यंत्र है, हाइग्रोमीटर। अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है और सबका लगभग सही हो जाता है। अगला मीटर है, भार का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान देना है, स्प्रिंग तुला से किया जाता है। किससे किया जाता है भार का मापन? स्प्रिंग तुला से। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ भी यही है, वायुमंडलीय दाब नहीं दोस्तों, ये आंसर गलत है, ये है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध का अपेक्षिक घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर। दूध का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए आजकल एक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व डेंसिटी ऑफ लिक्विड मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना है, ये भी आपका है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवमापी या पोटेंशियोमीटर। ये प्रश्न ये नहीं रहता कभी कि सीधे पोटेंशियोमीटर रहता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है इसमें? तो ध्यान देना है, ऊंचाई मापने का यंत्र है हिप्सोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी यंत्र का निकाय के ताप को नियंत्रित करने के लिए, तो ध्यान दीजिए, किसी यंत्र या निकाय के ताप को नियंत्रित करने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होता है वो थर्मोस्टेट है, उष्मातापी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है,
हृदय की गति, बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, हृदय की गति या धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिए, है स्टेथोमीटर। ये है स्टेथोमीटर, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं हृदय की गति सुनने के लिए। अगला है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये है स्फेग्नोमेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। अगला है सोने की शुद्धता, ध्यान दीजिए कैरेटोमीटर है, सोना कैरेट में ही मापा जाता है तो इसके यंत्र का नाम भी कैरेटोमीटर ही है। प्रकाश की तीव्रता, ध्यान देना है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापा जाता है? लक्स मीटर से। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापा जाता है। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए, मुख्यतः उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है समुद्र की गहराई, ध्यान देना है फैदोमीटर, समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है लंबाई की बहुत छोटी इकाइयों का सही सुमेलित मान है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶, ये भी सही है, ये सही है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये भी सही है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ये भी सही है। यानी इसमें ऑप्शन जो सही है वो है उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है 1 फर्मी मीटर का मान, 1 फर्मी मीटर का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो ध्यान देना है, 1 फर्मी मीटर का मान 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला है प्रकाश वर्ष मापने की जो इकाई है किसकी है? ध्यान देना है, दूरी की है। प्रकाश की तीव्रता की मत कर दीजिएगा। अगला प्रश्न खगोलीय दूरियों को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? खगोलीय दूरी को मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है मात्रकों की एसआई पद्धति विश्व स्तर पर कब लागू हुई? तो ये कब लागू हुई? 1967 में एसआई पद्धति, मात्रकों एसआई पद्धति लागू हुआ। अगला है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो बार बार बताया गया है, आप जानते भी हैं इसको, 7 है। वेग और चाल का एसआई मात्रक कितना है? वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। अगला है कोणीय वेग, कोणीय वेग का मात्रक क्या है? ध्यान देना है, ये है रेडियन प्रति सेकेंड। ये ध्यान देना है आपको, ये परीक्षाओं में बार बार पूछता है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? ये आप देख के बताइएगा। वैसे मुझे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन अभी तुरंत सॉल्व कराने के लिए 1 मिनट। ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल। गुप्त ऊष्मा का मात्रक बार बार परीक्षाओं में पूछता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति केजी। लेकिन अगर विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक पूछ दे, ध्यान देना है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? यह है जूल प्रति किग्रा केल्विन। ये है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। अगला प्रश्न क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? आप जानते ही हैं, न्यूटन। अब ये सब तो एकदम मुंह पे होगा आपके। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है। पृष्ठ तनाव का मात्रक, सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। यंग प्रत्यास्था का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। नहीं आप देख लीजिएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है या कैंडिला है? आप इसको सॉल्व करके, तो जी हाँ, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। अगला प्रश्न तरंग दैर्ध्य को आमतौर पर किस मात्रक से मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य को किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से। अगला प्रश्न है
विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किससे मापा जाता है? विद्युत आवेश कूलाम। अगला प्रश्न है विभवांतर मापा जाता है किससे? ये ऑप्शन है आपका, एक मिनट दोस्तों, ये ऑप्शन है आपका वोल्ट। क्या है? वोल्ट। अगला प्रश्न है आपका विद्युत वाहक बल EMF का मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का भी मात्रक ध्यान देना है, क्या है? वोल्ट। सही है जी। आगे देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। अगला है विद्युत धारिता, ये एकदम रटा रटा है, फैरेड। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, क्यूसेक में किसका बहाव मापा जाता है? क्यूसेक में किसका बहाव मापा जाता है? जल का बहाव। नदी में जल वगैरह कितना बह गया उसको क्यूसेक में मापते हैं। वायुमंडल में ओजोन की परत मापने वाली इकाई है, ये भी बहुत बार बार परीक्षाओं में पूछता है, ये इकाई है डाप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई कितनी है ये मापते हैं, जिसमें उसको कहते हैं डॉप्सन। अगला प्रश्न है 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं? 746 वाट। अगला प्रश्न है 1 पिकोमीटर और 1 बैरल का क्रमशः मान कितना होता है? तो 1 पिकोमीटर, अब इसमें आपको मिलाना है, 1 बैरल का मान तो हमको पता है 159 लीटर, तो इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर और 1 बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। अगला प्रश्न है उष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? जगजाहिर है आंतरिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है तापमान का SI मात्रक क्या है? सुन लिए होंगे या देख लिए होंगे, जी हाँ, केल्विन। अगला प्रश्न है वह तापमान कौन सा है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिश ये किया गया है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं जी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आए हुए प्रश्न हों, और हालांकि मैंने इसको अपने नोट्स से बनाया है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है अपने स्तर से भी जांच करेंगे। कोशिश किया गया है कि ज़्यादातर सही हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि आपका प्रश्न सही हो, साथ ही साथ मैं जो करवा रहा हूँ वो भी सही है। आप अगर जहाँ आपको डाउट हो आप उसको चेक करते रहिएगा। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में आता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? कितना होता है आप लोग बताइए, तब से जब से मैं सेट कर रहा हूँ जी। ये 273 -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअल ये है परम शून्य ताप जिसको कहते हैं। ये किसने कहा था कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं? किसने कहा था? किरचॉफ ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आया हुआ है। निम्न तापी परीक्षण सामान्यतः किस ताप पर किया जाता है? किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ध्यान दीजिए, ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना? यह है प्रथम नियम। अगला प्रश्न है रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या अपरिवर्तित रहता है? ध्यान दीजिए, क्या अपरिवर्तित रहता है? वो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न किस बिंदु तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का दोगुना हो जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछता रहता है। ये ऑप्शन है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का दोगुना हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वचालित इंजनों में हिमरोधी एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करता है क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वस्तु को गर्म करेंगे उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? उसका तापमान बढ़ जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक क्या हो जाएगा? उसका घट जाएगा। अब अगला प्रश्न है मानव शरीर, एक मिनट दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्रमशः कितना होता है? ध्यान दीजिए, बार बार परीक्षा में पूछता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है सेल्सियस पैमाने पर, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6, ये है आंसर सही। अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है आप लोग बताइए जल्दी से। 310 केल्विन। अगला प्रश्न कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 80.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। गर्म मौसम में पंखा चलने में हमें आराम महसूस होता है, क्यों? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पंखा चलता है तो आराम मिलता है। इसके पीछे कारण यह है कि उससे हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है फिर भी हम उसका अनुभव नहीं करते, कारण क्या है? क्योंकि हमारा रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से थोड़ा सा अधिक है। हमारा ही ब्लड प्रेशर वायुमंडलीय दाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमको वायुमंडलीय दाब का प्रभाव नहीं फील होता। अगला प्रश्न ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? जानते ही हैं, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? किस तापमान पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उसका तापमान, ध्यान दीजिए, पहले घटता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है तापमान पानी का। अगला प्रश्न है सर्दियों में ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं? आप जानते हैं पानी जमने फैलता है यानी उसका आयतन बढ़ता है, जिससे पाइप फट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी का त्रिक बिंदु जिसे त्रिगुणांक कहते हैं, पानी का त्रिक बिंदु केल्विन में कितना होता है? कितना होता है पानी का त्रिक बिंदु? 273.16। अगला प्रश्न है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए कुल कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी आप बताइए। हमेशा इसका आंसर ये होगा 720 कैलोरी। अगला प्रश्न तो ठीक इस तरीके से ये 77 प्रश्न था दोस्तों। इसका आंसर की नीचे यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? कितना होता है देख लीजिए। जी हाँ, मैं बताता हूँ, 6000 केल्विन। अगला प्रश्न है
सूर्य के उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? ये रिवाइज आंसर है, रिवाइज प्रश्न है, बताइए, देख लीजिए। पायरोमीटर। पायरोमीटर से सामान्यतः कितने तापमान से ऊपर का ताप मापा जाता है? देख लीजिए, 500 सेंटीग्रेड। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। थोड़ा मैं रुक करके आंसर बताऊंगा, जिसे आप ऑप्शन देख करके आप पॉज करके अपने से आंसर सही करिए, उसके बाद मिलाइए। मैं थोड़ा रुक करके इसीलिए बोलूंगा। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए। बोलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य की विकिरण की कौन सी किरण सोलर कुकर को गर्म करने में मुख्य भूमिका निभाती है? कौन सी है? अवरक्त किरण। सुबह का सूरज दोपहर के सूरज की तुलना में कम गर्म क्यों होता है? बताइए। क्योंकि सुबह के सूर्य की किरण को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बताइए। क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा। अरे इसीलिए तो घर की महिलाएं भोजन बनाते वक्त उसमें नमक मिलाती हैं। नमक से केवल स्वाद ही नहीं बढ़ता, क्वथनांक भी बढ़ता है, भोजन जल्दी पकता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। पानी में नमक मिलाने पर उसका जमाव बिंदु पर क्या फर्क पड़ता है? भाई क्वथनांक बढ़ेगा तो अपने आप प्रश्न आता है कि हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न, जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाता है तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके तापमान में क्या परिवर्तन रहता है? बताइए। आयतन पहले घटता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बढ़ता है, ये आंसर है। अगला, जब पानी से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? ये गिलास है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है इस पानी पर, ये बर्फ का टुकड़ा है। अगर ये पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी का लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्यों फट जाते हैं? ऊष्मीय प्रसार का नियम। गर्मी के कारण ट्यूब में हवा का दबाव बढ़ जाता है। अरे भाई, जब भी ऊष्मीय प्रसार का नियम आप जानते ही, जब भी किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार का नियम इसी को कहते हैं। इसीलिए तो रेलवे पटरियों के बीच गैप रखा जाता है, इसीलिए कार चढ़ाते वक्त उसको गर्म किया जाता है। तमाम प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ यही है कि गर्मी के कारण ट्यूब में हवा का दबाव बढ़ जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है ऊष्मीय प्रसार के कारण। अगला है, शीतकाल में ऊनी या मोटे कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि वे जो है शरीर की उष्मा को बाहर जाने रोकते हैं, उष्मारोधी होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। अगला, ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? वही आंसर, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्यों? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। एवरेस्ट या किसी ऊंचे पर्वत पर चावल को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ये आंसर है। अगला प्रश्न, किसी पहाड़ी की चोटी पर जब पानी को गर्म किया जाता है तो अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलने लगता है। वही, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां कम होता है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता, क्यों? वाष्पीकरण, ओस उड़ जाते हैं।
अरे भाई आपका पसीना, आपको पसीना हो रहा है, पंखा चल जाता है, वाष्पीकरण के कारण ही पसीना नहीं होता ना। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जो थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। यदि किसी बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिज है, फ्रिज का दरवाजा खोल दीजिए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे वो आर्द्रता का वो शोषण करता है भाई, आर्द्रता खींचता है। हाँ, इसलिए। अगला प्रश्न, ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्या कारण है? अल्कोहल का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु तो सुरक्षित तापमान कौन सा है? कौन सा है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेव कर दीजिए, सेट कर दीजिए, भोजन ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहेगा। जब सीले या गीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, अगर वो सीलन लगी हुई है बिस्कुट में और उसको फ्रिज में रख देंगे तो और सीलन हो जाएगा, तो क्या होगा? फ़र्क क्या पड़ेगा? ध्यान दीजिए, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? बिस्कुट और कुरकुरा हो जाएगा। एयर कंडीशन निम्न से किसे नियंत्रित करता है? किसे नियंत्रित करता है? तापक्रम को भी नियंत्रित करता है, वायु की गति को भी, आर्द्रता को भी, तीनों को नियंत्रित करता है। एयर कूलर, कूलर निम्न से किसे नियंत्रित नहीं करता? किसे नियंत्रित नहीं करता? आर्द्रता। कूलर चलता है तो आर्द्रता बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो पानी को फेंकता है बाहर, वायुमंडल में पानी को मिलाता है कूलर। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस प्रक्रिया पर आधारित है? किस प्रक्रिया द्वारा? वाष्पन शीतलन। अगला प्रश्न है, किसी कमरे को एयर कंडीशन द्वारा कैसे ठंडा किया जाता है? क्या छोड़ता है एसी? संपीड़ित कंप्रेस्ड गैस छोड़ता है, उसी से कमरा ठंडा रहता है। बहुत ज़्यादा एसी मत रहा करिए। गीले कपड़े किस स्थिति में सबसे अधिक सूख जाएंगे? अगर गीला कपड़ा है तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। 20% आर्द्रता और 60% तक ताप अगर रहे तो गीले कपड़े अधिक जल्दी सूखते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे पहाड़ों पर जाने पर, वायुमंडलीय दाब और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घटता है, क्वथनांक वायुमंडलीय दाब घटता है और क्वथनांक भी घट जाता है। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि यानी जो बड़ी बड़ी फ्रीजरें होती हैं जहां हम लोग फल रखते हैं, आलू है, फल है या कोई भी फल है वो रखते हैं, तो अधिक समय तक क्यों चलती है? फलों के श्वसन की दर को क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है? अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है। ऊष्मा प्रसार का नियम आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, किंतु चौड़ाई क्या रहती है? अव्यवस्थित रहती है। इन सब आंसरों का मैं जब क्लास लूँगा उस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो और क्लियर वहाँ पर होगा। अभी आप ऑप्शन देख करके इसको रटने की कोशिश करिए। जब एक बोतल में पानी भर कर उसे फ्रीजर में जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने फैलता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूर्ण पिघल जाने पर गिलास का पानी ये तो दोबारा आ गया, परिवर्तित रहता है। थर्मस बोतल में किसी पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने पर उसकी दीवारों पर उसकी परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है? यानी थर्मस बोतल में किसी पदार्थ को अधिक समय तक गर्म रखने के लिए उस पर एक लेयर लगाई जाती है, उस लेयर का नाम है रजत परत, सिल्वर लेयर।
उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते? कौन सा है? चालन। चालन में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किससे होता है? बार बार परीक्षाओं में पूछता है। संवहन द्वारा। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। उष्मा स्थानांतरण की किस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में, चालन, संवहन, इन सब में माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव, ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, गलनांक है। जिस तापक्रम पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में, द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल रहा है, ऊर्ध्वपातन। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन या ऊर्ध्वपातन? वाष्पन। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्पन अवस्था में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का तापमान मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रेशर कुकर का तापमान, प्रेशर कुकर उतना ताप बढ़ाएगा, किस पर निर्भर है? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर, सीटी का जो छेद होता है उसके क्षेत्रफल पर और उस पर रखे वजन पर, जो उस पर सीटी रखी होती है उस पर। तो इसी पर प्रेशर कुकर का तापमान प्रभावी होता है, कार्य करता है। तो ये था इतना प्रश्न, 125 प्रश्न। इसका उत्तरमाला 77 तक उत्तरमाला ऊपर था। चूँकि बहुत ज़्यादा सारा प्रश्नों का उत्तरमाला अगर नीचे कर देते तो आपको खोजने में दिक्कत होगी, इसलिए 125 तक के उत्तरमाला यहाँ है। उसके बाद अब अगला प्रश्न जो शुरू होगा 126 से। ठीक है।